आई उत्तरी ध्रुव पर अंग्रेज। आई फॉरवर्ड कल कमजवार के समय ब्रिगेडियर फॉरवर्ड कैप्टन के जैड रिचर्ड शेंडन साथी न्यू प्रिंस डॉक्स से एक अज्ञात गंतव्य के लिए रवाना होंगे। उपरोक्त बातें 5 अप्रैल 1860 के लिवरपूल हेरल्ड में पढ़ी जा सकती थीं। इंग्लैंड के सबसे अधिक वाणिज्यिक बंदरगाह के लिए एक ब्रिगेड का प्रस्थान एक कम महत्व की घटना है। 6 मील के डॉक में मुश्किल से समा सकने वाले सभी प्रकार के टन भार और राष्ट्रीयता के जहाज़ों के बीच कौन इस पर ध्यान देगा। हालांकि 6 अप्रैल को भोर से ही न्यू प्रिंस डॉक्स के घाटों पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि शहर के नाविकों की असंख्य कंपनियां वहां एकत्र हुई थीं। पड़ोसी घाटों के कामगार अपना काम छोड़ चुके थे, व्यापारी अपने अंधेरे गिनती के घरों से, कारीगर अपनी दुकानों से। डॉक की बाहरी दीवार के साथ साथ चलने वाली अलग अलग रंग की बसें हर पल दर्शकों का माल लेकर आ रही थीं। शहर में बस एक ही काम था और वह था फॉरवर्ड को बाहर जाते देखना। फॉरवर्ड 170 टन का जहाज था, जिसमें 120 हॉर्स पावर का स्क्रू और स्टीम इंजन लगा हुआ था। ये बंदरगाह में मौजूद दूसरे जहाज़ों से आसानी से भ्रमित हो सकता था। लेकिन हालांकि यह लोगों की नज़रों में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन पारखी लोगों ने इसमें कुछ ऐसी खासियतें देखीं जिन्हें नाविक गलत नहीं समझ सकते। नॉटिलस पर, जो थोड़ी दूरी पर लंगर डाले हुए था, नाविकों का एक समूह फॉरवर्ड के गंतव्य के बारे में हजारों अनुमान लगा रहा था। मैं नहीं जानता कि इसके मस्तूल के बारे में क्या सोचूं, एक ने कहा। स्टीमबोटों में इतने सारे पाल होना सामान्य बात नहीं है। वह जहाज, क्वार्टरमास्टर ने बड़े लाल चेहरे के साथ कहा, उस जहाज को अपने इंजन से ज्यादा अपने मस्तूलों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और सबसे बड़े पाल सबसे बड़े हैं क्योंकि दूसरे अक्सर बेकार हो जाएंगे। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि फॉरवर्ड आर्कटिक या अंटार्कटिक समुद्रों के लिए नियत है, जहां हिमखंड हवा को एक साहसी और मजबूत जहाज के लिए ज्यादा रोक देते हैं। आप सही कह रहे हैं, मी कॉनहिल, तीसरे नाविक ने कहा। क्या आपने उसके पिछले हिस्से पर ध्यान दिया है, वह समुद्र में कितनी सीधी गिरती है। हाँ, क्वार्टरमास्टर ने कहा, और इसमें एक स्टील कटर लगा है जो उस तरह की तरह तेज है, और अगर फॉरवर्ड को पूरी गति से इस पर फेंका जाए तो ये 3 मंजिला जहाज को 2 टुकड़ों में काट सकता है। उद्धरण चिन्ह, ये निश्चित है, एक मसी पायलट ने कहा, क्योंकि वह जहाज अपने पेंच के साथ 14 नॉट प्रति घंटे की गति से चलता है। जब उसने अपनी परीक्षण यात्रा की तो उसे ज्वार को काटते हुए देखना अद्भुत था। मुझे विश्वास है कि वह बहुत तेज है। कैनवास भी जटिल नहीं है, श्री कॉनहिल ने उत्तर दिया, ये हवा के सामने सीधा चलता है और इसे हाथ से संभाला जा सकता है। वह जहाज ध्रुवीय समुद्रों की कोशिश करने जा रहा है, या मेरा नाम वह नहीं है जो वह है। कुछ और है। क्या आप उस चौड़े पतवार बंदरगाह को देखते हैं जिससे उसके पतवार का सिर गुजरता है। ये तो निश्चित रूप से वहाँ है, एक ने उत्तर दिया, परंतु इससे क्या सिद्ध होता है। इससे साबित होता है, मेरे लड़कों, श्री कॉनहिल ने तिरस्कारपूर्ण संतुष्टि के साथ कहा, कि आप नहीं जानते कि 2 और 2 को कैसे जोड़कर 4 बनाया जाए। इससे साबित होता है कि वे जब चाहे पतवार से हट जाना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि यह एक ऐसा पैतरा है जो अक्सर आवश्यक होता है जब आपको बर्फ से निपटना होता है। ये निश्चित है, नॉटिलस के चालक दल ने उत्तर दिया। इसके अलावा, उनमें से एक ने कहा, जिस तरह से उसे लोड किया गया है, वह श्री कॉनहिल की राय की पुष्टि करता है। क्लिफ्टन ने मुझे बताया, फॉरवर्ड में खाने पीने की चीजें हैं और इसमें 5 या 6 साल के लिए पर्याप्त कोयला है। कोयले और खाने पीने की चीजें ही इसका माल हैं, साथ ही ऊनी कपड़ों और सीलस्किन का स्टॉक भी है। तो फिर, क्वार्टरमास्टर ने कहा, इस मामले में अब कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप, जो क्लिफ्टन को जानते हैं, क्या उसने आपको उसके गंतव्य के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझे नहीं बता सका, उसे नहीं पता। चालक दल को बिना जाने ही काम पर लगा दिया गया। उसे तभी पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है जब वो वहाँ पहुँचेगा। एक अविश्वासी ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वे शैतान के पास जा रहे हैं, ऐसा ही लगता है। और इतना वेतन, क्लिफ्टन के दोस्त ने गर्मजोशी से कहा, सामान्य वेतन से 5 गुना ज्यादा। अगर ऐसा ना होता, तो रिचर्ड शेंडन को उसके साथ जाने के लिए कोई नहीं मिलता।
एक अजीबोगरीब आकार का जहाज जो किसी को नहीं पता कि कहाँ जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वापस नहीं आएगा, यह इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। चाहे यह आपको अनुकूल लगता या नहीं, कॉनहिल ने उत्तर दिया, आप फॉरवर्ड के चालक दल में से एक नहीं हो सकते थे। और क्यों, कृपया बताइए। क्योंकि तुम जरूरी शर्तें पूरी नहीं करते। मैंने पढ़ा है कि सभी विवाहित पुरुषों को बाहर रखा गया है और तुम इस श्रेणी में हो, इसलिए तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जहाज का नाम भी बोल्ड है। फॉरवर्ड, इसे कहाँ भेजा जाना है? इसके अलावा कोई नहीं जानता कि कप्तान कौन है। हाँ, वे करते हैं, एक साधारण चेहरे वाले युवा नाविक ने कहा। क्यों, आप यह नहीं कहना चाहते कि शेंडन फॉरवर्ड का कप्तान है? कॉनहिल ने कहा। लेकिन युवा नाविक ने उत्तर दिया, क्यों, शेंडन कमांडर है और कुछ नहीं। वो एक बहादुर और साहसी नाविक है, एक अनुभवी वेला है और एक खुशमिजाज व्यक्ति है जो हर तरह से कप्तान बनने के योग्य है, लेकिन वह आपसे या मुझसे ज्यादा कप्तान नहीं है। जहाज पर भगवान के बाद कौन कमान संभालने जा रहा है, इस बारे में वह हमसे ज्यादा नहीं जानता। जब वह क्षण आएगा तो सच्चा कप्तान प्रकट होगा। कोई नहीं जानता कि कैसे और कहाँ, क्योंकि रिचर्ड शेंडन ने यह नहीं कहा है और न ही उसे यह कहने की अनुमति दी गई है कि वह दुनिया के किस कोने में अपने जहाज को निर्देशित करने जा रहा है। लेकिन मिस्टर कॉनहिल, युवा नाविक ने आगे कहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जहाज पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में पत्र में बताया गया था और मिस्टर शेंडन को दूसरे स्थान की पेशकश की गई थी। क्या? कॉनहिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फॉरवर्ड के साथ एक कप्तान भी है? हाँ, मिस्टर कॉनहिल, आपको ये बहुमूल्य जानकारी कहाँ से मिली? जॉनसन, नाविक से। जॉनसन से? जी श्रीमान, जॉनसन ने तुमसे ऐसा कहा। उन्होंने न केवल मुझे ऐसा बताया, बल्कि उन्होंने मुझे कप्तान भी दिखाया। उसने तुम्हें दिखाया है? कॉनहिल ने अचंभित होकर कहा। और वह कौन है, कृपया बताएं। एक कुत्ता। कुत्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? 4 पैरों वाला कुत्ता। नॉटिलस के चालक दल में स्तब्धता छा गई। किसी और परिस्थिति में वे जोर जोर से हंसते। 170 टन के जहाज का कुत्ता कप्तान, यह उन्हें हंसाने के लिए काफी था, लेकिन वास्तव में फॉरवर्ड इतना असाधारण जहाज था कि उन्हें लगा कि यह कोई हंसी की बात नहीं हो सकती और इनकार करने से पहले उन्हें निश्चित होना चाहिए। इसके अलावा कॉनहिल खुद नहीं हंसे। तो जॉनसन ने तुम्हें नए किस्म का कप्तान दिखाया है न? उन्होंने युवा नाविक को संबोधित करते हुए कहा, और तुमने उसे देखा? हाँ सर, बिल्कुल साफ तौर पर जैसा कि मैं अब आपको देख रहा हूँ। अच्छा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नाविकों ने क्वार्टर मास्टर से पूछा। मुझे कुछ नहीं लगता, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। मुझे कुछ नहीं लगता, सिवाय इसके कि फॉरवर्ड शैतान का जहाज है, या पागलों का जो बेदलाम के अलावा किसी काम के नहीं है। नाविक चुपचाप फॉरवर्ड को देखते रहे, जिसकी रवानगी की तैयारियां खत्म होने वाली थीं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ये दिखावा करे कि जॉनसन सिर्फ युवा नाविक पर हंस रहा था। कुत्ते का इतिहास पहले ही पूरे शहर में फैल चुका था और दर्शकों की भीड़ में से कई लोग कुत्ते कप्तान की तलाश कर रहे थे और उसे एक अलौकिक जानवर मान रहे थे। इसके अलावा फॉरवर्ड पिछले कुछ महीनों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसके बारे में सब कुछ अद्भुत था, उसका अनोखा आकार, उसके इर्द गिर्द का रहस्य, कप्तान द्वारा रखा गया गुप्त रहस्य, जिस तरह से रिचर्ड शेंडन ने उसे निर्देशित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, चालक दल का सावधानीपूर्वक चयन, उसका अज्ञात गंतव्य, जिस पर केवल कुछ ही लोगों को संदेह था, उसके बारे में सब कुछ अजीब था। एक विचारक, स्वप्नदर्शी या दार्शनिक के लिए जहाज के प्रस्थान से अधिक प्रभावित करने वाली कोई बात नहीं होती। उसकी कल्पना पालों के इर्द गिर्द घूमती है, जहाज को समुद्र और हवा के साथ संघर्ष करते हुए देखती है, उस साहसिक यात्रा में जो हमेशा बंदरगाह पर समाप्त नहीं होती, जब प्रस्थान की सामान्य घटनाओं के अतिरिक्त असाधारण घटनाएं भी होती हैं, तो यहाँ तक कि कम विश्वसनीय दिमाग भी अपनी कल्पना को बेलगाम छोड़ देते हैं। ऐसा ही फॉरवर्ड के साथ हुआ, और हालांकि आम लोग क्वार्टर मास्टर कॉनहिल की जानकार टिप्पणियों को नहीं समझ पाए, लेकिन इसने जहाज को 3 लंबे महीनों तक लिवरपूल की गपशप का विषय बनने से नहीं रोका।
जहाज को मसी के दूसरी तरफ बिर्केनहेड में गोदी में खड़ा किया गया था। इंग्लैंड में सबसे पहले बिल्डरों में से स्कॉट एंड कंपनी को रिचर्ड शेंडन से एक अनुमान और विस्तृत योजना मिली थी। इसने उन्हें ब्राइग में होने वाले सटीक टन भार, आयाम और स्टोर रूम के बारे में बताया। दिए गए विवरणों से उन्होंने देखा कि उन्हें एक कुशल नाविक की जरूरत थी। चूंकि शेंडन के पास पर्याप्त धन था, इसलिए मालिक की सिफारिश के अनुसार काम तेजी से आगे बढ़ा। ब्राइग को सभी परीक्षणों को झेलने के लिए मजबूती से बनाया गया था। ये स्पष्ट था कि उसे भारी दबाव का सामना करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसकी पसलियां सागौन की लकड़ी से बनी थीं, जो एक प्रकार की भारतीय ओक है, जो अपनी अत्यधिक कठोरता के लिए उल्लेखनीय है, और इसके अलावा लोहे से मढ़ी गई थी। नाविकों ने पूछा कि प्रतिरोध के लिए बनाए गए जहाज का पतवार अन्य स्टीमबोटों की तरह लोहे की चादर से क्यों नहीं बनाया गया, और उन्हें बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रहस्यमय इंजीनियर ने जो कुछ किया उसके पीछे उसके अपने कारण थे। धीरे धीरे ब्राइग स्टॉक पर बढ़ती गई और उसकी ताकत और नाजुकता के गुणों ने पारखी लोगों को चौंका दिया। जैसा कि नॉटिलस के नाविकों ने देखा था, उसका पिछला हिस्सा उसकी कील के साथ एक समकोण बनाता था। न्यूकैसल के आर हॉथॉर्न की कार्यशाला में ढाला गया उसका स्टील का अग्रभाग धूप में चमकता था और ब्राइग को एक अजीबोगरीब रूप देता था, हालांकि उसके बारे में अन्यथा कुछ भी विशेष रूप से युद्ध जैसा नहीं था। हालांकि फोरकास्टल पर एक 16 पाउंडर तोप लगाई गई थी। इसे एक धुरी पर रखा गया था ताकि इसे आसानी से किसी भी दिशा में घुमाया जा सके, लेकिन न तो तोप और न ही स्टर्न, जैसा कि वे स्टील से बने थे, युद्ध जैसा दिखने में सफल रहे। 5 फरवरी 1860 को इस विचित्र जहाज को दर्शकों की भारी भीड़ के बीच में लॉन्च किया गया और परीक्षण यात्रा पूरी तरह सफल रही। लेकिन अगर यह जहाज न तो युद्धपोत था, न ही व्यापारी जहाज, न ही कोई मनोरंजन नौक, क्योंकि 6 साल के भोजन के साथ मनोरंजन यात्रा नहीं की जाती, तो यह क्या था? क्या यह एक और फ्रैंकलिन अभियान के लिए नियत जहाज था? ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि 1859 में पिछले साल कैप्टन मैक्लिंटॉक आर्कटिक समुद्र से लौटे थे और दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के नुकसान का पक्का सबूत लेकर आए थे। क्या फॉरवर्ड प्रसिद्ध उत्तर पश्चिम मार्ग का प्रयास करने जा रहा था? इसका क्या उपयोग होगा? कैप्टन मैकलर ने 1853 में इसकी खोज की थी और उनके लेफ्टिनेंट क्रेसवेल पहले व्यक्ति थे जिन्हें बेहरिन के जलदमरूमध्य से डेविस के जलदमरूमध्य तक अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाने का सम्मान मिला था। फिर भी सक्षम न्यायाधीशों के लिए यह निश्चित था कि फॉरवर्ड बर्फीले क्षेत्रों का सामना करने के लिए तैयार था। क्या ये विला वेडल या कैप्टन जेम्स रॉस से कहीं ज्यादा दूर दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा था? लेकिन अगर ऐसा था तो किस लिए? ब्राइग के तैरने के अगले दिन उसका इंजन न्यूकैसल में हॉथॉर्न की फाउंड्री से भेजा गया। यह 120 हॉर्स पावर का था, जिसमें दोलनशील सिलेंडर थे, जो बहुत कम जगह लेता था। 170 टन के ब्राइग के लिए इसकी शक्ति काफी थी, जिसमें बहुत अधिक पाल और इतनी तेज गति थी। उसके परीक्षण यात्राओं ने उस विषय पर कोई संदेह नहीं छोड़ा था, और यहाँ तक कि नाविक जॉनसन ने भी क्लिफ्टन के दोस्त को अपनी राय व्यक्त करना उचित समझा था। जब फॉरवर्ड जहाज एक ही समय में अपने इंजन और पाल का उपयोग करता है, तो उसके पाल उसे सबसे तेज गति से चलने में सक्षम बनाते हैं। क्लिफ्टन के दोस्त ने उसे नहीं समझा, लेकिन उसने सोचा कि कुत्ते के हाथ में जहाज की कमान होने पर कुछ भी संभव है। जहाज पर इंजन लगाने के बाद खाद्य पदार्थों का भंडारण शुरू हुआ। यह कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि जहाज को 6 साल के लिए पर्याप्त सामान ढोना था। इसमें सूखा और नमकीन, मांस, स्मोक्ड मछली, बिस्किट और आटा शामिल था। चाय और कॉफी के पहाड़ एकदम हिमस्खलन की तरह शाफ्ट से नीचे फेंके जा रहे थे। रिचर्ड शेंडन ने इस कीमती माल के प्रबंधन की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति की तरह की जो जानता है कि उसे क्या करना है। सभी सामान को सही क्रम में रखा गया, टिकट लगाए गए और क्रमांकित किया गया। पेमिकन नामक भारतीय व्यंजन की एक बहुत बड़ी मात्रा, जिसमें एक छोटी मात्रा में कई पोषक तत्व होते हैं, भी जहाज पर लादी गई। खाद्य पदार्थों की प्रकृति ने यात्रा की लंबाई के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा, और नींबू के रस, नींबू की बूंदों, सरसों के पैकेट, सॉरेल और कोक्लेरिया के दानों के बैरल को देखकर
जो सभी एंटीस्कॉर्बुटिक थे। बर्फीले क्षेत्रों के लिए ब्रिगेड के गंतव्य के बारे में राय की पुष्टि हुई। ध्रुवीय नौवहन में उनका प्रभाव बहुत जरूरी है। निस्संदेह शेंडन को कार्गो के इस हिस्से के बारे में विशेष निर्देश मिले थे, जिस पर दवा पेटी के साथ उसने विशेष रूप से ध्यान दिया। हालांकि जहाज पर हथियार बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन बारूद का भंडार बह निकला। एक तोप में सामान इस्तेमाल करने का दावा नहीं किया जा सकता था। इससे लोगों को और भी सोचने को मिला। वहाँ बहुत बड़ी आरी और शक्तिशाली उपकरण भी थे, जैसे कि लीवर, शीशे की गदाएं, हाथ की आरी, बहुत बड़ी कुल्हाड़ियाँ इत्यादि, और साथ ही ब्लास्टिंग सिलेंडर की एक बड़ी मात्रा भी थी, जो लिवरपूल कस्टम्स को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। ये सब अजीब था, डरावना तो बिल्कुल नहीं। रॉकेट, सिग्नल, बारूद के डिब्बे और हजारों तरह के बीकन का जिक्र किए बिना प्रिंस डॉक्स के घाटों पर मौजूद बहुत से दर्शक इसी तरह एक लंबी महोगनी वेला, गुट्टा पर्चा से ढका एक टिन पिरोग और कुछ मात्रा में हल्के बोट्स की प्रशंसा कर रहे थे, जो एक तरह के रबर के कपड़े होते हैं जिन्हें उनके अस्तर में फूंक मारकर डोंगी में बदला जा सकता है। उम्मीदें चरम पर थीं, क्योंकि फॉरवर्ड ज्वार के साथ बह रहा था। 2. एक अप्रत्याशित पत्र। 8 महीने पहले रिचर्ड शेंडन को जो पत्र मिला था, वह इस प्रकार था। एबरडीन, 2 अगस्त 1859। श्री रिचर्ड शेंडन को, लिवरपूल। सर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 16,000 पाउंड स्टर्लिंग की राशि लिवरपूल के बैंकर मैसर्स मार्क्वार्ट एंड कंपनी के हाथों में सौंप दी गई है। मैं अपने द्वारा हस्ताक्षरित चेकों की एक श्रृंखला संलग्न करता हूं, जो आपको उपर्युक्त राशि के लिए मैसर्स मार्क्वार्ट से पैसे निकालने की अनुमति देगा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। मैं आपको जानता हूं, ये पर्याप्त है। मैं आपको एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा के लिए ब्रिगेड फॉरवर्ड पर दूसरे स्थान की पेशकश करता हूं। यदि आप मेरी शर्तों से सहमत हैं, तो आपको 500 पाउंड का वेतन मिलेगा और यात्रा के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में इसमें 10वां हिस्सा बढ़ाया जाएगा। फॉरवर्ड अभी अस्तित्व में नहीं है। आपको इसे अप्रैल 1860 की शुरुआत में समुद्र के लिए तैयार करने के लिए बनाना होगा। इसके साथ एक विस्तृत योजना और अनुमान है। आप ध्यान रखेंगे कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाए। जहाज का निर्माण मैसर्स स्कॉट एंड कंपनी द्वारा किया जाना है, जो आपके साथ समझौता करेंगे। मैं आपको विशेष रूप से फॉरवर्ड के चालक दल के चयन की सलाह देता हूं। इसमें एक कप्तान, मैं, एक सहायक, आप, एक तीसरा अधिकारी, एक नाविक, 2 इंजीनियर, एक बर्फ पायलट, 8 नाविक और 2 अन्य, कुल 18 लोग शामिल होंगे, जिसमें इस शहर के डॉक्टर क्लोबोनी शामिल होंगे, जो जरूरत पड़ने पर आपको अपना परिचय देंगे। फॉरवर्ड के चालक दल में बिना किसी दायित्व के अंग्रेज शामिल होने चाहिए। वे सभी अविवाहित और शांत होने चाहिए, क्योंकि जहाज पर किसी भी तरह की शराब या बियर की अनुमति नहीं होगी। कुछ भी करने और किसी भी चीज को सहने के लिए तैयार। आप आशावादी लोगों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि उनमें जानवरों जैसी गर्मी अधिक होती है। उन्हें सामान्य वेतन का 5 गुना और सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 10वां हिस्सा बढ़ाने की पेशकश करें। यात्रा के अंत में प्रत्येक के लिए 500 पाउंड और आपके लिए 2000 पाउंड रखे जाएंगे। ये पैसे मैसर्स मार्क्वार्ट एंड कंपनी के पास रखे जाएंगे। यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन सम्मानजनक होगी, इसलिए आपको मेरी शर्तें स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कृपया अपना जवाब KZ पोस्ट रिस्टेंटे, गोटबॉग, स्वीडन को भेजें। PS अगली 15 फरवरी को आपको एक बड़ा डैनिश कुत्ता मिलेगा, जिसके होंठ लटके हुए होंगे और जिस पर काली धारियां होंगी। आप उसे जहाज पर ले जाएंगे और उसे वसा के साथ मिश्रित जई की रोटी खिलाएंगे। आप उपरोक्त नाम के साथ ही मुझे उक्त कुत्ते के स्वागत की स्वीकृति देंगे। पोस्टे रेस्टेंटे, लेगॉन, इटली। जब आवश्यक हो तो फॉरवर्ड का कप्तान आपको अपना परिचय देगा। जब आप शुरू करने के लिए तैयार होंगे तो आपको आगे के निर्देश मिलेंगे। फॉरवर्ड के कप्तान KZ 3, डॉक्टर क्लोबोनी। रिचर्ड शेंडन एक अच्छा नाविक था। वह कई वर्षों तक आर्कटिक समुद्र में व्हेलर्स का कमांडर रहा था और कौशल के लिए उसकी व्यापक प्रतिष्ठा थी। वह इस तरह के पत्र पर आश्चर्यचकित हो सकता था, और वह ऐसा ही था, लेकिन आश्चर्यचकित व्यक्ति की तरह आश्चर्यचकित था।
उसने सभी आवश्यक शर्तें भी पूरी की। उसकी कोई पत्नी, बच्चे या रिश्तेदार नहीं थे। वो एक आदमी जितना स्वतंत्र हो सकता था, उतना स्वतंत्र था। परामर्श करने के लिए कोई न होने के कारण वह सीधे मैसर्स मार्क्वार्ट के बैंक में गया। अगर पैसा है, उसने खुद से कहा, मैं बाकी का काम कर लूंगा। फर्म ने उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास तिजोरियों में 16,000 पाउंड थे। इस तथ्य के बारे में आश्वस्त होकर शेंडन ने पत्र की एक शीट मांगी और एक बड़े नाविक के हाथ में अपना स्वीकृति पत्र बताए गए पते पर भेज दिया। उसी दिन उसने खुद को बिर्केनहेड शिपबिल्डर्स के साथ संपर्क में रखा और 24 घंटे बाद फॉरवर्ड की कील डॉकयार्ड में स्टॉक पर रखी गई। रिचर्ड शेंडन 40 साल का कुंवारा था, हृष्ट-पुष्ट, ऊर्जावान और बहादुर, नाविकों जैसे 3 गुण जो अपने धारक को आत्मविश्वास, जोश और धैर्य प्रदान करते थे। वो ईर्ष्यालु और खुश न होने वाला व्यक्ति माना जाता था, इसलिए उसके नाविक उससे प्यार करने की बजाय उससे डरते थे। लेकिन इस प्रतिष्ठा ने चालक दल को खोजने की कठिनाई को नहीं बढ़ाया, क्योंकि वह एक चतुर कमांडर के रूप में जाना जाता था। उसे डर था कि उद्यम का रहस्य उसकी हरकतों को शर्मिंदा कर देगा, और उसने खुद से कहा, सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता हूँ वह है कुछ भी न कहना। ऐसे समुद्री कुत्ते हैं जो इस व्यवसाय के कारण और उद्देश्य को जानना चाहेंगे, और चूंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता सकता। केजेड एक अजीब मछली है, लेकिन आखिरकार वो मुझे जानता है और मुझ पर भरोसा करता है, यही काफ़ी है। जहाज के लिए वो एक सुंदर लड़की होगी, और मेरा नाम रिचर्ड शेंडन नहीं है अगर वह जमे हुए समुद्र के लिए नियत नहीं है। लेकिन मैं इसे अपने और अपने अधिकारियों तक ही सीमित रखूंगा। जिस पर रिचर्ड शेंडन ने कप्तान द्वारा बताए गए परिवार और स्वास्थ्य की शर्तों के आधार पर अपने चालक दल की भर्ती शुरू कर दी। वह जेम्स वॉल नामक एक बहादुर साथी और महान नाविक को जानता था। वॉल लगभग 30 साल का था और उसने उत्तरी समुद्र की 1 से अधिक यात्राएं की थीं। शेंडन ने उसे तीसरे अधिकारी के पद की पेशकश की और उसने आंख मूंदकर स्वीकार कर लिया। उसे बस नौकायन की चिंता थी, क्योंकि वह अपने पेशे के प्रति समर्पित था। शेंडन ने उसे और जॉनसन, जिसे उसने नाविक के रूप में नियुक्त किया था, को व्यवसाय के बारे में वह सब बताया जो वह जानता था। वॉल ने जवाब दिया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां भी जाओ। अगर उत्तर पश्चिम मार्ग की तलाश करनी है तो कई लोग वहां गए हैं और वापस आए हैं। हाँ, गया था, लेकिन वापस आने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, जॉनसन ने कहा, लेकिन यह न जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, अगर हम अपने अनुमानों में गलत नहीं हैं, शेंडन ने कहा, यात्रा अच्छी परिस्थितियों में की जाएगी। फॉरवर्ड एक अच्छी लड़की है, एक अच्छा इंजन है और टूट-फूट को झेलने में सक्षम है। हमें सिर्फ 18 लोगों की जरूरत है। 18 आदमी, जॉनसन ने कहा। ये वही संख्या है जो अमेरिकी केन के जहाज पर थी जब उसने उत्तरी ध्रुव की ओर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। यह एक विलक्षण तथ्य है कि डेविस जलदमरुमध्य से बेहरिंग जलदमरुमध्य तक समुद्र पार करने की कोशिश में हमेशा कोई न कोई निजी व्यक्ति रहता है। फ्रैंकलिन अभियान में बिना किसी व्यावहारिक परिणाम के इंग्लैंड को पहले ही 7,60,000 पाउंड से अधिक का नुकसान हो चुका है। कौन शैतान ऐसे उद्यम में अपना भाग्य दांव पर लगाना चाहता है? हम अभी एक सरल परिकल्पना पर विचार कर रहे हैं, शेंडन ने कहा। मुझे नहीं पता कि हम वास्तव में उत्तरी या दक्षिणी समुद्र में जा रहे हैं। शायद हम खोज की यात्रा पर जा रहे हैं। डॉक्टर क्लोबोनी के आने पर हमें और अधिक जानकारी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि वह हमें इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। जॉनसन ने उत्तर दिया, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, सिवाय प्रतीक्षा करने के। मैं जाऊंगा और कुछ ठोस विषयों की खोज करूंगा, कप्तान, और जहां तक उनकी पशुवत गर्मी का प्रश्न है, मैं पहले ही गारंटी देता हूं कि आप इस मामले में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जॉनसन एक मूल्यवान उपलब्धि थी, वह इन उच्च अक्षांशों के नौवहन को समझता था। वह 1853 के फ्रैंकलिन अभियान के जहाज़ों में से एक फीनिक्स पर क्वार्टर मास्टर था। वह फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट बेलोट की मृत्यु का गवाह था, जिसके साथ वह बर्फ के पार अपने अभियान में गया था। जॉनसन लिवरपूल की समुद्री आबादी को जानता था
और उसने तुरंत अपने भर्ती अभियान को शुरू कर दिया। शैंडन, वॉल और उसने अपना काम इतनी अच्छी तरह से किया कि दिसंबर की शुरुआत में चालक दल पूरा हो गया। यह एक कठिन काम था। कई लोग उच्च वेतन से लुभाए गए, जोखिम से डर गए और एक से अधिक ने साहपूर्वक भर्ती कराया, जो बाद में अपने दोस्तों द्वारा इस तरह के उद्यम को करने से मना किए जाने पर अपना वचन और भर्ती राशि वापस लेने आए। मैं तुम्हें वह नहीं बता सकता जो मैं नहीं जानता, उसने हमेशा उत्तर दिया। तुम अच्छी संगति में रहोगे, यही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम इसे स्वीकार कर सकते हो या इसे अकेला छोड़ सकते हो। और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। मेरे पास चुनने के लिए बस एक ही विकल्प है, नाविक ने कहा। ऐसा वेतन नाविकों की याद में कभी नहीं सुना गया है, और फिर वापस आने पर एक अच्छी पूंजी मिलने की निश्चितता। जरा सोचिए, ये काफी लुभावना है, नाविक ने उत्तर दिया। सच्चाई यह है कि यह लुभावना है, ये जीवन के अंत तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। जॉनसन ने आगे कहा, मैं आपसे यह नहीं छिपाता कि यह यात्रा लंबी, कष्टदायक और जोखिम भरी होगी। ये हमारे निर्देशों में औपचारिक रूप से कहा गया है, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको संभवतः वह सब करने की आवश्यकता होगी जो मनुष्य कर सकता है, और शायद उससे भी अधिक। यदि आप थोड़ा भी भयभीत हैं, यदि आपको नहीं लगता कि आप यहाँ की तरह वहाँ भी समाप्त कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप भर्ती न हों, बल्कि एक साहसी व्यक्ति को रास्ता दें। लेकिन मिस्टर जॉनसन, नाविक ने कुछ बेहतर कहने के अभाव में कहा, कम से कम आप कप्तान को तो जानते हैं। जब तक कोई दूसरा नहीं आता, कप्तान रिचर्ड शेंडन ही रहेंगे। रिचर्ड शेंडन को अपने मन में उम्मीद थी कि कमान उनके पास रहेगी और आखिरी क्षण में उन्हें फॉरवर्ड के गंतव्य के बारे में सटीक निर्देश मिलेंगे। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बातचीत में या बिर्केनहेड डॉकयार्ड में ब्राइग के निर्माण का अनुसरण करते हुए रिपोर्ट को फैलाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे, जब यह एक वेल की पसलियों की तरह उल्टी हो गई थी। शेंडन और जॉनसन ने नाविकों के स्वास्थ्य के बारे में अपने निर्देशों का सख्ती से पालन किया। जो चालक दल का हिस्सा बनने वाले थे, वे सभी स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट दिख रहे थे, और उनके शरीर में इतनी गर्मी थी कि फॉरवर्ड के इंजन को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। उनके लचीले अंग, उनका साफ और चमकदार रंग तीव्र ठंड की क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए उपयुक्त थे। वे आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, ऊर्जावान और ठोस रूप से बने हुए थे। बेशक वे सभी समान रूप से जोरदार नहीं थे। शेंडन ने उनमें से कुछ को लेने में भी संकोच किया था, जैसे नाविक ग्रिपर और गैरी और हॉपुना सिम्पसन, क्योंकि वे काफी पतले दिख रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर उनका शरीर अच्छा था। वे बहुत ही गर्मजोशी से भरे हुए थे और उनकी सगाई पर हस्ताक्षर हो गए। सभी चालक दल प्रोटेस्टेंट धर्म के एक ही संप्रदाय से संबंधित थे। इन लंबे अभियानों के दौरान सामूहिक प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से पुरुषों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और निराशा के समय में उन्हें सहारा मिला, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि वे सभी एक ही तरह से सोचें। शेंडन अनुभव से इन प्रथाओं की उपयोगिता और चालक दल के मन पर उनके प्रभाव को जानता था। उन्हें हमेशा उन जहाज़ों पर नियोजित किया जाता है जो ध्रुवीय समुद्र में सर्दियों के लिए होते हैं। एक बार चालक दल के एकत्र होने के बाद शेंडन और उसके 2 अधिकारियों ने प्रावधानों के बारे में बात की। उन्होंने कप्तान के निर्देशों का सख्ती से पालन किया। ये निर्देश स्पष्ट, सटीक और विस्तृत थे, और कम से कम वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता और मात्रा के साथ नीचे रखा गया था। कमांडर के पास मौजूद चेक की बदौलत हर वस्तु का भुगतान 8% की छूट के साथ एक बार में किया गया, जिसे रिचर्ड ने सावधानीपूर्वक केजेड के क्रेडिट में रखा। जनवरी 1860 तक चालक दल, खाद्य सामग्री और माल तैयार हो गया था। फॉरवर्ड जहाज ठीक ठाक दिखने लगा था और शेंडन रोजाना बिर्केनहेड जाता था। 23 जनवरी की सुबह वह हमेशा की तरह मसी फेरी बोट में सवार था, जिसके दोनों छोर पर पतवार लगी हुई थी ताकि उसे मुड़ना न पड़े। घना कोहरा था और नदी के नाविकों को कंपास की मदद से अपना रास्ता तय करना था। हालांकि रास्ता मुश्किल से 10 मिनट का था, लेकिन कोहरे की मोटाई शेंडन को एक छोटे कद के, बल्कि मोटे, बुद्धिमान और खुशमिजाज चेहरे और मिलनसार नज़र वाले आदमी को देखने से नहीं रोक पाई, जो उसके पास आया, उसके दोनों हाथ पकड़े और जोश,
चिड़चिड़ापन और काफी हद तक मध्याह्न जैसी पहचान के साथ उन्हें मिलाया, जैसा कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति कहेगा। लेकिन अगर यह व्यक्ति दक्षिण से नहीं आया था, तो उसका स्वभाव वहाँ था। वो बहुत ज्यादा बात करता था और हाव भाव दिखाता था। उसके विचार बाहर आने चाहिए थे या मशीन फट जाएगी। उसकी आंखें छोटी थीं, जैसी कि आमतौर पर मजाकिया लोगों की होती हैं। उसका मुंह बड़ा और गतिशील सुरक्षा पाइप की तरह था, जो उसे अपने उमड़ते विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देता था। वह बोलता था और बोलता था और इतना बोलता था और इतनी तेजी से बोलता था कि शैंडन उसके द्वारा कहे गए एक भी शब्द को समझ नहीं पाता था। हालांकि ये फॉरवर्ड के साथी को उस छोटे आदमी को पहचानने से नहीं रोक पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग में बिजली की चमक दौड़ गई और जब दूसरा सांस लेने के लिए रुका तो शैंडन ने जल्दी से शब्द कहे, डॉक्टर क्लोबोनी। खुद कमांडर, मैं आपको ढूंढते हुए कम से कम आधे से चौथाई घंटे से हर जगह हर किसी से पूछ रहा हूँ। जरा सोचिए कि मैं कितना अधीर हो गया था। 5 मिनट और मैं अपना सिर खो देता। और इसलिए आप कमांडर रिचर्ड हैं। आप वास्तव में मौजूद हैं। आप कोई मिथक नहीं हैं। आपका हाथ। मैं इसे फिर से हिलाना चाहता हूँ। ये रिचर्ड शैंडन का हाथ है, और अगर कमांडर शैंडन है तो कमान संभालने के लिए एक ब्रिगेड फॉरवर्ड है, और अगर वह कमान संभालता है तो वह शुरू करेगा, और अगर वह शुरू करता है तो वह डॉक्टर क्लोबोनी को भी साथ ले जाएगा। ठीक है, हाँ डॉक्टर, मैं रिचर्ड शैंडन हूँ, एक ब्रिगेड फॉरवर्ड है, और यह शुरू हो जाएगा। यही तर्क है, डॉक्टर ने सांस लेने के लिए हवा का एक बड़ा हिस्सा लेने के बाद जवाब दिया, यही तर्क है। और मैं अपनी सबसे प्रिय इच्छाओं की पूर्ति पर खुशी से उछलने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी यात्रा करना चाहता था। अब आपके साथ, कमांडर। मैं नहीं, शैंडन ने शुरू किया। तुम्हारे साथ, क्लोबोनी ने उसे सुने बिना कहा। हम निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाएंगे और किसी छोटी सी बात के लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन शैंडन ने फिर से शुरुआत की, क्योंकि तुमने दिखा दिया है कि तुम किस चीज से बने हो। कमांडर, मैं तुम्हारी सेवा के कामों को जानता हूँ। तुम एक अच्छे नाविक हो, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। नहीं, मैं तुम्हारी बहादुरी, साहस और कौशल पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं होने दूंगा, चाहे तुम खुद ही क्यों न हो। जिस कप्तान ने तुम्हें अपना साथी चुना है, वह एक ऐसा आदमी है जो जानता है कि उसे क्या करना है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, शैंडन ने अधीर होकर कहा। तो फिर क्या है? मुझे 1 मिनट भी सस्पेंस में मत रखो। आप मुझे बोलने का समय नहीं देते। कृपया मुझे बताइए, डॉक्टर, कि आपको फॉरवर्ड के अभियान में भाग लेने का अवसर कैसे मिला। इस पत्र को पढ़िए, इस योग्य पत्र को, एक बहादुर कप्तान का पत्र, बहुत संक्षिप्त लेकिन काफी पर्याप्त। ये कहते हुए डॉक्टर ने शैंडन को निम्नलिखित पत्र दिखाया। इन्वर्नेस, 22 जनवरी 1860। डॉक्टर क्लोबोनी को, यदि डॉक्टर क्लोबोनी लंबी यात्रा के लिए फॉरवर्ड जहाज पर चढ़ना चाहते हैं, तो वह कमांडर रिचर्ड शैंडन से अपना परिचय दे सकते हैं, जिन्हें उनके बारे में आदेश मिल चुके हैं। फॉरवर्ड के कप्तान केजेड, ये पत्र आज सुबह मेरे पास पहुंचा और मैं यहाँ यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि यह कहीं न कहीं है। वे दिखावा करते हैं कि मैं विद्वान हूँ, वे गलत हैं, कमांडर। मुझे कुछ भी नहीं पता, और अगर मैंने कुछ किताबें प्रकाशित की हैं जो बुरी तरह नहीं बिकी, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें खरीदने वाले लोग मूर्ख हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ एक अज्ञानी आदमी हूँ। जब मुझे चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, इतिहास, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान, शंख विज्ञान, भूगणित, रसायन विज्ञान, प्राकृतिक दर्शन, यांत्रिकी और जल विज्ञान के अपने ज्ञान को पूरा करने या बल्कि फिर से पढ़ने का प्रस्ताव मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार करता हूँ। तो फिर, शैंडन ने निराश होकर कहा, आप नहीं जानते कि फॉरवर्ड कहाँ जा रहा है। हाँ, मैं करता हूँ। ये वहाँ जाना है जहाँ कुछ सीखने, खोजने और तुलना करने को हो, जहाँ हम अन्य रीति रिवाजों,
अन्य देशों, अन्य राष्ट्रों से मिलेंगे, उनके कार्यों के अभ्यास में उनका अध्ययन करेंगे। ये, संक्षेप में, वहाँ जाना है जहाँ मैं कभी नहीं गया। लेकिन मैं इससे भी अधिक निश्चित बात जानना चाहता हूँ, शेंडन ने कहा। खैर, मैंने सुना है कि हम उत्तरी समुद्र की ओर जा रहे हैं। कम से कम, शेंडन ने पूछा, आप कप्तान को जानते हैं? दुनिया में जरा भी नहीं। लेकिन वह एक ईमानदार आदमी है, आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं। कमांडर और डॉक्टर बिर्केनहेड में उतरे। कमांडर ने डॉक्टर को सारी बातें बताईं जो उसे स्थिति के बारे में पता था, और इस रहस्य ने डॉक्टर की कल्पना को जगा दिया। ब्रिगेड को देखकर वह खुशी से झूम उठा। उस दिन से वह शेंडन के साथ रहने लगा और हर दिन फॉरवर्ड के शेल का दौरा करने गया। इसके अलावा उसे जहाज के दवा पेटी की स्थापना की देखरेख के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। डॉक्टर क्लोबोनी एक डॉक्टर थे, और एक अच्छे डॉक्टर, हालांकि बहुत कम अभ्यास करते थे। 25 साल की उम्र में वह एक साधारण चिकित्सक थे। 40 साल की उम्र में वह एक विद्वान थे, जो शहर में प्रसिद्ध थे। वह लिवरपूल की सभी साहित्यिक और वैज्ञानिक संस्थाओं के एक प्रभावशाली सदस्य थे। उनके भाग्य ने उन्हें सलाह देने की अनुमति दी, जो कि निःशुल्क होने के कारण कोई बुरा नहीं था। एक बेहद प्यारे व्यक्ति के रूप में हमेशा प्रिय, उसने कभी किसी को, यहाँ तक कि खुद को भी गलत नहीं ठहराया था। जीवंत और बातूनी, वो अपने दिल को अपने हाथ में रखता था और हर किसी के दिल में अपना हाथ डालता था। जब लिवरपूल में ये पता चला कि वो फॉरवर्ड पर सवार होने जा रहा है, तो उसके दोस्तों ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की और उसे उसके दृढ़ निश्चय पर और भी दृढ़ कर दिया। और जब डॉक्टर कुछ भी करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाता, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उस समय से आशंकाएं बढ़ गईं, लेकिन 5 फरवरी 1860 को फॉरवर्ड को लॉन्च होने से नहीं रोका जा सका। 2 महीने बाद वह समुद्र में जाने के लिए तैयार थी। 15 मार्च को, जैसा कि कप्तान के पत्र में बताया गया था, एडिनबर्ग से लिवरपूल तक रेलवे द्वारा डेनिश नस्ल का एक कुत्ता भेजा गया, जो रिचर्ड शेंडन को संबोधित था। जानवर उदास, चिड़चिड़ा और यहाँ तक कि भयावह लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी। फॉरवर्ड का नाम उसके पीतल के कॉलर पर उकेरा गया था। कमांडर ने उसी दिन इसे जहाज पर चढ़ाया और लेगोन में केजेड को इसके स्वागत की सूचना दी। इस प्रकार कप्तान को छोड़कर चालक दल पूरा हो गया। यह इस प्रकार बना था: 1. केजेड, कप्तान; 2. रिचर्ड शेंडन, कमांडर; 3. जेम्स वॉल, तीसरा अधिकारी; 4. डॉक्टर क्लोबोनी; 5. जॉनसन, नाविक; 6. सिम्पसन, अपुना; 7. बेल, बड़ाई; 8. ब्रंटन, मुख्य इंजीनियर; 9. प्लोवर, दूसरा इंजीनियर; 10. स्ट्रॉन्ग, नीग्रो, रसोया; 11. फोकर, बर्फ मास्टर; 12. वोलस्टन, स्मिथ; 13. बोल्टन, नाविक; 14. गैरी, नाविक; 15. क्लिफ्टन, नाविक; 16. ग्रिपर, नाविक; 17. पेन, नाविक; 18. वॉरेन, स्टोकर; इव, कुत्ता कप्तान। 5 अप्रैल को प्रस्थान का दिन आ गया। जहाज पर डॉक्टर के प्रवेश ने चालक दल को और अधिक आत्मविश्वास दिया था। वे जानते थे कि योग्य डॉक्टर जहां भी जाएगा, वे उसका अनुसरण कर सकते हैं। हालांकि नाविक अभी भी बेचैन थे और शेंडन को डर था कि उनमें से कुछ भाग जाएंगे, इसलिए वे वहां से चले जाना चाहते थे। तट से दूर होने के कारण वे अपरिहार्य के लिए अपना मन बना लेंगे। डॉक्टर क्लोबोनी का केबिन पूप के अंत में स्थित था और जहाज के पूरे पिछले हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कप्तान और साथी के केबिन डेक पर थे। कप्तान का केबिन अलग अलग उपकरणों, फर्नीचर, यात्रा के कपड़े, किताबें, बदलने के लिए कपड़े और बर्तनों से सुसज्जित होने के बाद पूरी तरह से बंद रहता था, जैसा कि एक विस्तृत सूची में दर्शाया गया है। कप्तान की इच्छा के अनुसार केबिन की चाबी ल्यूबेक को भेजी गई थी, केवल वही अपने कमरे में प्रवेश कर सकता था। इस विवरण ने शेंडन को परेशान कर दिया और मुख्य कमान के सभी अफसरों को छीन लिया। जहां तक अपने केबिन की बात है, उसने इसे पूरी तरह से अनुमानित यात्रा की जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त बनाया था, क्योंकि वह ध्रुवीय अभियान की जरूरतों को अच्छी तरह समझता था। तीसरे अधिकारी का कमरा निचले डेक के नीचे बनाया गया था,
जो नाविकों के उपयोग के लिए एक विशाल शयन कक्ष बना था। लोग बहुत आराम से रह रहे थे और किसी अन्य जहाज पर उन्हें ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती थी। उनका सबसे अमूल्य माल की तरह ख्याल रखा गया था। एक विशाल स्टोव ने कॉमन रूम के पूरे केंद्र पर कब्जा कर लिया था। डॉक्टर क्लोबोनी अपने तत्व में थे। उन्होंने 6 फरवरी को अपने केबिन पर कब्जा कर लिया था, फॉरवर्ड के लॉन्च होने के अगले दिन। वो कहा करते थे, सबसे सुखी प्राणी घोंघा है, क्योंकि वो अपने लिए बिल्कुल उपयुक्त खोल बना सकता है। मैं एक बुद्धिमान घोंघा बनने का प्रयास करूंगा। और ये देखते हुए कि शेल काफी समय तक उनका आवास था, केबिन घर जैसा लगने लगा। डॉक्टर को अपने वैज्ञानिक जाल को व्यवस्थित करने में एक विद्वान या बच्चे जैसा आनंद मिलता था। उनकी किताबें, उनकी जड़ी बूटियां, उनके कबूतर छिद्रों का सेट, उनके सटीक उपकरण, उनके रासायनिक उपकरण, थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, वर्षा मापी, चश्मे, कंपास, सेक्सटेंट, नक्शे, योजनाएं, कुप्पी, पाउडर, दवा पेटी की बोतलें, सभी को इस क्रम में वर्गीकृत किया गया था कि ब्रिटिश संग्रहालय को शर्म आ जाती। 6 वर्ग फीट की जगह में बेशुमार दौलत थी। डॉक्टर को बिना हिले डुले अपना हाथ आगे बढ़ाना था और वो तुरंत डॉक्टर, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, भूगोलवेत्ता, वनस्पति शास्त्री या शंख विज्ञानी बन जाता था। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि उन्हें अपने प्रबंधन पर गर्व था और अपने तैरते हुए अभयारण्य में खुश थे, जिसे भरने के लिए उनके 3 सबसे पतले दोस्त ही काफी होते। उसके मित्र इतनी बड़ी संख्या में आए कि डॉक्टर जैसा सहज व्यक्ति भी सुकरात के साथ कह सकता था, मेरा घर छोटा है, लेकिन भगवान करे कि इसे कभी मित्रों से न भरा जाए। फॉरवर्ड के विवरण को पूरा करने के लिए ये कहना पर्याप्त है कि बड़े डेनिश कुत्ते का केनल रहस्यमय केबिन की खिड़की के नीचे बनाया गया था, लेकिन इसका जंगली निवासी डेक और होल्ड के बीच घूमना पसंद करता था। उसे वश में करना असंभव लगता था और कोई भी उसका स्वामी नहीं बन पाया था। रात के दौरान वो विलाप करता था, जिससे जहाज के खोखले भाग भयावह तरीके से गूंजते थे। क्या यह अपने अनुपस्थित स्वामी के लिए खेद था? क्या ये जानने की सहज प्रवृत्ति थी कि वो एक खतरनाक यात्रा पर जा रहा था? क्या यह आने वाले खतरों का पूर्वाभास था? नाविकों ने फैसला किया कि यह बाद के कारण से था और एक से अधिक लोगों ने मजाक करने का नाटक किया, जो गंभीरता से मानते थे कि कुत्ता एक शैतानी किस्म का था। पेन, जो एक क्रूर आदमी था, एक बार उसे मारने वाला था जब वह दुर्भाग्य से कैपस्टन के कोण से टकराया और उसके सिर में एक भयानक घाव हो गया। बेशक इस दुर्घटना को उस शानदार जानवर के खाते में डाल दिया गया। चालक दल के सबसे अंधविश्वासी क्लिफ्टन ने एक अनोखी टिप्पणी की कि जब कुत्ता श्रोच पर होता था तो वह हमेशा हवा की दिशा में चलता था, और उसके बाद जब ब्रिगेड समुद्र में थी और अपना रास्ता बदलती थी तो आश्चर्यजनक जानवर हवा के साथ अपनी दिशा बदल लेता था, ठीक वैसे ही जैसे फॉरवर्ड का कप्तान अपनी जगह पर होता। डॉक्टर क्लोबोनी, जिनकी दयालुता और दुलार से बाघ को वश में किया जा सकता था, ने कुत्ते की कृपा पाने की व्यर्थ कोशिश की। उसने अपना समय और अपनी मेहनत खो दी। कुत्ते के कैलेंडर में लिखे किसी भी नाम पर जानवर ने जवाब नहीं दिया और चालक दल ने उसे कप्तान कहकर समाप्त किया, क्योंकि वह जहाज के रीति रिवाजों से पूरी तरह परिचित लग रहा था। ये स्पष्ट था कि यह उसकी पहली यात्रा नहीं थी। ऐसे तथ्यों से क्लिफ्टन के दोस्त को नाविक के जवाब और इसे सुनने वालों की विश्वसनीयता को समझना आसान है। एक से अधिक लोगों ने मजाक में दोहराया कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन कुत्ता मानव रूप लेगा और एक शानदार आवाज के साथ युद्धाभ्यास का आदेश देगा। यदि रिचर्ड शेंडन को ऐसी ही आशंकाएं नहीं थीं, तो भी वह बेचैन नहीं था और प्रस्थान से एक दिन पहले 5 अप्रैल की शाम को उसने डॉक्टर वॉल और जॉनसन के साथ श्रोच केबिन में इस विषय पर बातचीत की। ये चारों व्यक्ति अपना 10वां ग्रॉग चख रहे थे और शायद अपना आखिरी, क्योंकि एबरडीन से आए पत्र में आदेश दिया गया था कि कप्तान से लेकर स्टोकर तक सभी चालक दल के सदस्य शराब न पिएं और डॉक्टर के आदेश के अनुसार दिए गए पे के अलावा जहाज पर कोई शराब, बियर या स्पिरिट न हो। प्रस्थान के बारे में बातचीत पिछले 1 घंटे से चल रही थी। यदि कप्तान के निर्देशों का अंत तक पालन किया जाता तो शेंडन को अगले दिन अपने अंतिम निर्देश मिलते। कमांडर ने कहा, यदि पत्र में मुझे कप्तान का नाम नहीं बताया गया है तो कम से कम मुझे ब्रिगेड का गंतव्य तो बताना ही चाहिए।
अन्यथा मुझे नहीं पता होगा कि उसे कहाँ ले जाना है। यदि मैं आपकी जगह होता, अधीर डॉक्टर ने कहा, मुझे पत्र मिले या ना मिले, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें पता होगा कि आपको कैसे भेजना है, आप भरोसा कर सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, डॉक्टर, लेकिन अगर ऐसा है, तो आपको दुनिया के किस कोने तक यात्रा करनी चाहिए? बेशक, उत्तरी ध्रुव तक, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वॉल ने पूछा, ये दक्षिणी ध्रुव क्यों नहीं होना चाहिए? दक्षिणी ध्रुव पर जाना तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भी समझदार व्यक्ति अटलांटिक महासागर के पार एक ब्रिगेड नहीं भेजेगा। बस 1 मिनट सोचिए और आपको असंभवता का एहसास हो जाएगा। वॉल ने कहा, डॉक्टर के पास हर बात का जवाब है। ठीक है, हम उत्तर की ओर जाएंगे, शेंडन ने आगे कहा। लेकिन उत्तर की ओर कहाँ? स्पिट्सबर्गन या ग्रीनलैंड, लेब्राडोर या हडसन की खाड़ी? हालांकि सभी दिशाएं दुर्गम हिमखंडों में समाप्त होती हैं, फिर भी मैं इस बात को लेकर कम उलझन में नहीं हूं कि किस ओर जाऊं। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है, डॉक्टर? नहीं, उसने उत्तर दिया, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। लेकिन यदि तुम्हें पत्र नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। क्या आपका मतलब यह है कि आप शुरू नहीं करेंगे? डॉक्टर क्लोबोनी ने निराशा में अपना गिलास हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से मैं करता हूँ, और यह सबसे बुद्धिमानी वाली योजना होगी, जॉनसन ने शांतिपूर्वक कहा, जबकि डॉक्टर ने मेज के चारों ओर मार्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह स्थिर नहीं रह सकता था। लेकिन फिर भी, अगर हम बहुत लंबा इंतजार करते हैं, तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। अगर हम वास्तव में उत्तर की ओर जा रहे हैं तो मौसम अब अच्छा है, क्योंकि डेविस जलदमरुमध्य को पार करने के लिए हमें बर्फ के टूटने से लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा, चालक दल अधिक से अधिक असहज हो रहा है। हमारे लोगों के दोस्त और साथी उन्हें आगे की ओर छोड़ने के लिए मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और उनका प्रभाव हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, वॉल ने कहा, यदि उनमें से एक भी भाग गया तो वे सभी भाग जाएंगे, और फिर मुझे नहीं पता कि आप एक और दल कैसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? शेंडन चिल्लाया, तुमने जो कहा था, वही करोगे, डॉक्टर ने जवाब दिया, निराश होने से पहले कल तक इंतजार करो। कप्तान के सभी वादे अब तक बहुत नियमितता से पूरे हुए हैं, और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जब उचित समय आएगा तो हमें अपने गंतव्य के बारे में नहीं बताया जाएगा। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि कल हम आयरिश चैनल में नौकायन करेंगे, और मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी सुखद यात्रा के लिए एक आखिरी गिलास शराब पिएं। यह एक बेवजह तरीके से शुरू होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे नाविकों के साथ इसके अच्छे से खत्म होने की 1000 संभावनाएं हैं। और चारों ने सुरक्षित वापसी तक शराब पी। अब कमांडर, जॉनसन ने आगे कहा, अगर आप मुझे सलाह देने की अनुमति देंगे, तो आप शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार करेंगे। चालक दल को ये सोचना चाहिए कि आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको कल कोई पत्र नहीं मिलता है, तो पल्स स्थापित करें, भाप न बढ़ाएं, हवा के रुकने का अनुमान है, और पल्स स्थापित करना काफ़ी आसान होगा। पायलट को जहाज पर आने दें, ज्वार के साथ डॉक से बाहर निकलें, और बिर्केनहेड के नीचे लंगर डालें। हमारे लोग जमीन से संपर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई पत्र आता है तो वो हमें वहां भी उतनी ही आसानी से मिल जाएगा जितना कि कहीं और। हे भगवान, तुम सही हो, जॉनसन, डॉक्टर ने बूढ़े नाविक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। ऐसा ही हो, शेंडन ने उत्तर दिया। फिर हर कोई अपने केबिन में घुस गया और गहरी नींद में सूर्योदय का इंतजार करने लगा। अगले दिन शहर में पहली बार चिट्ठियां बांटी गईं, और उनमें से किसी पर भी कमांडर रिचर्ड शेंडन का पता नहीं था। फिर भी, उसने प्रस्थान की तैयारी की और यह खबर तुरंत पूरे लिवरपूल में फैल गई, और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, न्यू प्रिंस डॉक्स के घाटों पर दर्शकों की असाधारण भीड़ उमड़ पड़ी। उनमें से कई लोग अपने साथी से आखिरी बार हाथ मिलाने, या किसी दोस्त को रोकने की कोशिश करने, या ब्रिगेड को देखने और उसका गंतव्य जानने के लिए जहाज पर आए थे। वे कमांडर को पहले से कहीं ज्यादा शांत और संयमित पाकर निराश थे। उसके पास इसके अपने कारण थे। 10 बज गए, उसके बाद 11 बज गए। उस दिन दोपहर करीब 1 बजे ज्वार उतरना शुरू हो गया।
शैंडन जहाज के ऊपर से बेचैन आंखों से भीड़ को देख रहा था और किसी एक चेहरे पर अपनी किस्मत का राज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सब बेकार था। फॉरवर्ड के नाविक चुपचाप उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, हर समय उसकी ओर देखते हुए आदेशों का इंतजार कर रहे थे जो नहीं आए। जॉनसन प्रस्थान की तैयारी करता रहा। मौसम बादल छाए हुए था और समुद्र तूफानी था। दक्षिण पूर्वी हवाएं तेज चल रही थीं, लेकिन मसी से बाहर निकलना आसान था। 12 बजे तक कुछ भी नहीं मिला था। डॉक्टर क्लोबोनी उत्तेजना में इधर उधर घूम रहे थे, दूरबीन से देख रहे थे, इशारे कर रहे थे, समुद्र के लिए अधीर थे, जैसा कि उन्होंने कहा। वह हिल गया, हालांकि उसने इसके खिलाफ संघर्ष किया। शेंडन ने अपने होठों को तब तक काटा जब तक कि खून नहीं निकल आया। जॉनसन उसके पास आया और बोला, कमांडर, यदि हम ज्वार से लाभ उठाना चाहते हैं तो समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हमें कम से कम 1 घंटे तक गोदी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शेंडन ने एक बार फिर अपने चारों ओर देखा और अपनी घड़ी देखी। 12 बजे के पत्र वितरित किए जा चुके थे। निराशा में उसने जॉनसन से कहा कि वह शुरू हो जाए। नाविक ने डेक को दर्शकों से खाली करने का आदेश दिया और भीड़ ने घाटों को फिर से हासिल करने के लिए एक सामान्य आंदोलन किया, जबकि आखिरी लंगर को खोल दिया गया था। इस भ्रम के बीच एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी और अचानक जानवर ने सघन द्रव्यमान को तोड़ दिया, मल पर कूद गया और, जैसा कि 1000 दर्शक गवाही दे सकते हैं, शेंडन के पैरों पर एक पत्र गिरा दिया। एक पत्र, शेंडन चिल्लाया, तो वह जहाज पर है। वह थे, ये तो निश्चित है, लेकिन अब नहीं है, जॉनसन ने सुनसान डेक की ओर इशारा करते हुए कहा। शेंडन ने आश्चर्य में पत्र को खोले बिना ही उसे अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इसे पढ़ो, मैं कहता हूँ, डॉक्टर ने कहा। शेंडन ने उसे देखा। लिफाफे पर कोई डाक टिकट या तारीख नहीं थी, ये केवल इस पते पर लिखा था, रिचर्ड शेंडन, ब्रिगेड पर कमांडर। आगे शेंडन ने पत्र खोला और निम्नलिखित पढ़ा, केप फेयरवेल के लिए रवाना हो जाओ। तुम 20 अप्रैल तक वहां पहुंच जाओगे। अगर कप्तान जहाज पर नहीं आता है तो डेविस स्ट्रेट्स को पार करो और बफिन सागर से होते हुए मेलविले खाड़ी तक जाओ। फॉरवर्ड के कप्तान के जेड। शेंडन ने इस संक्षिप्त पत्र को सावधानी से मोड़ा, अपनी जेब में रखा और प्रस्थान का आदेश दिया। उसकी आवाज़, जो पूर्वी हवा से भी ऊपर गूंज रही थी, में कुछ गंभीरता थी। जल्द ही फॉरवर्ड जहाज डॉक से गुजर गया और लिवरपूल के पायलट के निर्देशन में, जिसका छोटा कटर उसके पीछे चल रहा था, धारा के साथ मसी नदी में उतर गया। भीड़ विक्टोरिया डॉक्स के किनारे बाहरी घाट पर पहुंच गई ताकि अजीबोगरीब ब्रेग की आखिरी झलक पा सके। 2 टॉपसेल, फोरसेल और ब्रिगेंटाइन पाल को तेजी से स्थापित किया गया और फॉरवर्ड, अपने नाम के अनुरूप, बिरकिनहेड पॉइंट को गोल करने के बाद असाधारण तेजी के साथ आयरिश सागर में रवाना हुआ।